प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झमर आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि संस्थागत साख की क्या क्या समस्याएं हैं, औद्योगिक साख की क्या समस्याएं हैं, कृषि साख की क्या समस्याएं हैं और जो सामान्य जो संस्थागत समस्याएं हैं वो क्या क्या है। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो संस्थागत साख की जो समस्याएँ हैं इनको क्या उपाय किया जाए कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। तो सबसे पहला जो हम कर सकते हैं या जो हमको करना चाहिए सरकार के द्वारा वो है बचत एवं बैंकिंग आदतों को प्रोत्साहन। कि जो जनता है जो खर्च में बाद में जो वो पैसा बचाती है वो उसको अपने पास नहीं रखे, वो बचत करे और उस बचत को वो बैंक में डाले। बैंकिंग आदतों का प्रोत्साहन का मतलब हर व्यक्ति का बैंक में खाता हो, वो अपनी छोटी छोटी बचत उस बैंक में जमा कराए ताकि उस पैसे को बैंक जो राष्ट्र निर्माण में है काम ले सकें। और इसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि सरकार ने जन आधार खाते बैंकों में खोले हैं, बैंकों की जो शाखाएं उनका विस्तार हुआ है, गाँव के लिए रीजनल रूरल बैंक है, ग्राम आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स है, इन सब का स्थापना होने का कारण या स्मॉल पेमेंट बैंक है, पोस्ट ऑफिस में भी आजकल बैंक की सुविधा स्टार्ट हुई है। तो वो जितने भी ये सारी जो योजनाएं या इनका जो बैंकों का विस्तार है वो इसीलिए किया जा रहा है कि जो व्यक्ति हैं जो गांव में हैं, जो रिमोट एरियाज़ में हैं, वो भी बचत करें और अपनी बचत को बैंक में ढालें, बैंकिंग हैबिट से जुड़ें। सेकंड है लघु विनियोगकर्ताओं को प्रोत्साहन। देखिए जो जिनके पास छोटे छोटे निवेश हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे बैंकों में अगर आप खाता खुलवाते हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट या मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो जन आधार खाते खोले गए उनमें ये मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट इनको घटाया गया, इसमें उनको ज़रूरत पड़ने पर इनको आप यूँ कह सकते हैं कि कैश क्रेडिट के रूप में भी इनको कुछ ऋण प्रदान करने की सुविधाएं दी गई। तो जो छोटे छोटे जो बचत करता हैं या जो विनियोग करता हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो भी इस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकें। नेक्स्ट है प्रवर्तकों तथा अभिगोपन संस्थाओं में वृद्धि। ये देखो प्रवर्तकों का मतलब होता है प्रमोट करना। आजकल आपको पता होगा कि एक वर्ड है जो कि बहुत प्रचलन में है जिसको हम बोलते हैं कि स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप क्या होता है कि आइडियाज़ होते हैं और उस आइडियाज़ को फंडिंग चाहिए होती है। तो एक वेंचर कैपिटल वर्ड है। वेंचर कैपिटल में जो वेंचर कैपिटल ओनर होता है वो इन स्टार्टअप को देखता है जो कि प्रॉमिसिंग आइडिया रखते हों लेकिन जिनके पास कैपिटल की कमी है। वो लोग इन प्रॉमिसिंग आइडिया में उन वेंचर कैपिटल वाले जो स्टार्टअप हैं इनमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी हिस्सेदारी लेते हैं और उनको छूट देते हैं। तो वो जब उनके पास पैसा आ जाता है, आइडियाज़ होते हैं, तो स्टार्टअप, हालांकि ज़्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं लेकिन फिर भी जितने भी स्टार्टअप सफल हुए हैं उन्होंने उन फेल होने वाले स्टार्टअप्स से कहीं ज़्यादा, जितना नुकसान हो उससे ज़्यादा कमाई करके इन्होंने दी है। तो ये जो हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी नए सिरे से आ रही है तो उसको अभिगोपन की जो सर्विस चाहिए तो वो अभिगोपन सर्विस देने वाले संस्थाओं में वृद्धि हो, ये जो प्रमोटर्स हैं इनमें भी वृद्धि हो। नेक्स्ट है औद्योगिक साख हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण। देखिए नीतियों में स्पष्टता नहीं होने के कारण से उद्योगों के लिए बड़ी समस्या रहती है कि वो ऋण जो जुटा रहे हैं वो ऋण उनको किस दर पे, किस कंडीशन पे मिलेगा, क्या उन कंडीशन में आगे चल के कुछ परिवर्तन होगा या नहीं। देखिए औद्योगिक नीति में परिवर्तन होने के कारण से कई बार उद्योगों के लिए जो आने वाली नीतियाँ होती हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं। जिस फ़ायदे के लिए वो उद्योग लगाना चाह रहे हैं वो फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता, सरकार पे विश्वास नहीं रह पाता और नए उद्योग नहीं लग पाते हैं तो उनको ऋण की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इन कारण से औद्योगिक नीति अगर स्पष्ट होगी तो जो साख है, जो साख देने वाली संस्थाएं हैं, जो उनको सब्सिडी के रूप में जो पैसा मिलेगा उसके भी मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि उसकी भी श्योरिटी रहेगी और जो लेने वाला है उनमें भी एक विश्वास पैदा होगा। सहकारी साख संस्थाओं में समन्वय। जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स में या जो सहकारी क्षेत्र में समस्या देख रहे थे तो हम देख रहे थे जो त्रिस्तरीय ढांचा है
उसमें न तो राज्य स्तर पे, न केंद्रीय स्तर पे यानी जिला स्तर पे, और न ही प्राथमिक जो स्तर है उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है। आदेशों की पालना नहीं होती, राजनीतिकरण हावी होता है। तो इन जो सहकारी साख संस्थाओं हैं, इनके जो स्तर हैं उनमें समन्वय रहे, आरआरबीज का पुनर्गठन हो, नए जो युग है उसकी डिमांड को पूरा करते हुए उसकी जो बेसिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए, कृषि शाख के लिए नवीन नीति का निर्धारण हो। हालांकि इसमें एक सुखद पहलू है, हम देख रहे हैं कि इस साल भी लगभग 16 लाख हजार करोड़ रुपए 16,000 लाख करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है, मतलब 16,000 लाख करोड़। तो आप देखिए कितना ऋण जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने निर्धारित किया रखा है। सरकार की और जो व्यापारिक बैंक है उनके बीच में समन्वय बना रहे हैं। क्या होता है कई बार कि जो सरकार की नीतियाँ होती हैं उनको बैंक अक्सर पालन करने के बजाय उनमें गलियाँ ढूंढने लग जाएँ, तो ऐसा नहीं हो। अच्छा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक ऋण संबंधी औपचारिकता में कमी। आजकल हम देखते हैं सिंगल विंडो स्कीम चलती है, बैंक्स भी कार्टेल करते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और ऋण के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, लेकिन फिर भी बड़े उद्योगपतियों को तो ऋण लेने में सुविधा हो जाती है, लेकिन जो छोटे उद्योगपति हैं जिनको इतना साल का अनुभव नहीं है उनको बड़ी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है और ऋण लेने की औपचारिकताओं में उनका समय नष्ट हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए। अब देखो बेटा, मैं आपके सामने दो टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करूँगा। एक अग्रणी बैंक योजना और एक जिला साख योजना। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कई बार इनके क्वेश्चंस आए हुए हैं 2 नंबर में भी और 8 नंबर में भी। तो देखिए अग्रणी बैंक योजना क्या है। 1969 में नरीमन समिति ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें इन्होंने कहा कि देश में कई जिले पिछड़े हुए हैं जिनमें कि बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है। तो सरकार ने उस कमेटी की सिफारिश को मानते हुए अग्रणी लीड बैंक स्कीम या अग्रणी बैंक योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत किसी एक बैंक को, जो व्यापारिक बैंकें हैं, उनमें से किसी एक व्यापारिक बैंक को उस जिले का अग्रणी बैंक माना जाएगा। वो क्या काम करेगा, वो जिला साख योजना बनाएगा। अब जिला साख योजना क्या होती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप अग्रणी बैंक योजना के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको उसमें जिला साख योजना के बारे में लिखना ही है, और जब जिला साख योजना पूछ ले तो उसमें आपको ये कि अग्रणी बैंक के बारे में भी बताना है। तो अग्रणी बैंक योजना क्या थी, 1969 में स्टार्ट हुई थी, नरीमन कमेटी की सिफारिश से स्टार्ट हुई थी। इसके अंतर्गत जो पिछड़े ज़िले हैं जिनमें बैंकिंग सेवाओं का विस्तार नहीं हुआ है, ऋण बराबर नहीं बांटा जा रहा है, तो वहाँ पे जो ऋण बराबर बंटे उस ज़िले में प्रतिवर्ष योजना बने, उससे संबंधित एक जिला साख योजना बनाने का कार्य अग्रणी बैंक योजना का था। अब ये जिला साख योजना क्या होती है कि जो अग्रणी बैंक है उसको एक जिला दे रखा है। भारत में लगभग 17 बैंकों को 333 ज़िले आवंटित किए गए थे उस समय। तो जो बैंक जिस ज़िले का अग्रणी बैंक है वो बैंक की ब्रांच क्या करेगी कि वो प्रतिवर्ष ज़िले में कितनी साख की आवश्यकता है, कितनी साख दी जा रही है, उन सब का एक एनालिसिस करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी और एक उस साल की कितना हमको साख देना है वो तय किया जाएगा। उस ज़िले में जितनी भी बैंकों की ब्रांच होंगी उनके अलग अलग टारगेट फिक्स किए जाएंगे। उन जो टारगेट फिक्स किए गए हैं उसके मुकाबले उनके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, ऋण देने में कहाँ समस्या आ रही हैं, बैंकों की जो ब्रांचें हैं या उस ज़िले में जो जितने भी बैंक्स के ब्रांच कार्यरत हैं उनके बीच में समन्वय कैसा है। तो साख से संबंधित पूरे ज़िले में समन्वय, नियंत्रण, लक्ष्य निर्धारण, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये जो सारा कार्य किया जाता है अग्रणी बैंक योजना का, वो जिस योजना के तहत किया जाता है उसको हम बोलते हैं जिला साख योजना। तो बेटा चाहे जिला साख योजना के बारे में आपसे पूछा जाए, चाहे अग्रणी बैंक योजना के बारे में पूछा जाए, दोनों का ही रूप आएगा। अग्रणी बैंक योजना पूछें तो आपको कहना है कि 1969 में स्टार्ट हुई थी, नरीमन समिति की सिफारिश पे स्टार्ट हुई थी। इसके अंतर्गत जिला साख योजना का निर्माण होता है जिसमें प्रतिवर्ष उस ज़िले में कितनी साख की आवश्यकताएँ हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, उनका निर्धारण किया जाता है, किस कौन से ब्रांच कितना ऋण देगी वो भी तय होता है। जितनी भी ब्रांचें हैं, जितनी भी बैंकों की शाखाएं हैं, उनमें आपस में समन्वय, सहयोग की भावना का विकास किया जाता है, उनके लक्ष्य व उपलब्धियों को आंका जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जिला साख योजना के माध्यम से अग्रणी बैंक योजना करती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
अब आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आप ये पता लगाइए कि जिस भी ज़िले में आप हों, चाहे चूरू ज़िले के आप निवासी हों, चाहे नागौर ज़िले के निवासी हों, कि आपके ज़िले में कौन सी बैंक है जिसको अग्रणी बैंक का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।